ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn URMS का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली एक रिलेशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ठीक है, ये जो URMS है, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, ये सब कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, वो हम लोग देखना चाह रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ये जो हमारा इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू 1/3 mn URMS का होल स्क्वायर, तो यहाँ से URMS का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स PV बाय MN, ठीक है। अब ये M यहाँ पे क्या था बता सकते हो तुम लोग, M क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल था उस इक्वेशन में, M क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यस और नो, यस सर। और N क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर M इंटू एन का तुम प्रोडक्ट कर दोगे, एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या दे देगा, मास ऑफ द गैस दे देगा। मास ऑफ द गैस को हम लोग चलो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, M इज द मास ऑफ द गैस, मतलब जितना मास एक मॉलिक्यूल का है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मास ऑफ गैस वहां अवेलेबल है वो हमको पता चल जाएगा ना, जिसको कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, 3 PV बाय कैपिटल M, ठीक है। और यही अगर हम लोग 1 मोल ऑफ द गैस ले लें, ठीक है, इफ, अगर ये कंडीशन हम लोग लगा दें, इफ 1 मोल ऑफ द गैस इज टेकन, अगर गैस का हम लोग 1 मोल लेंगे, तो ये जो M है, ये M किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर वेट के इक्वल हो जाएगा या मोलिकुलर वेट के इक्वल, यस बोलो। सर। तो M हो गया, जो भी मास आ रहा होगा उस समय, अगर हम लोग 1 मोल ले लें तो वो मास जो हो जाएगा वो मोलर वेट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं URMS, ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, URMS इज इक्वल टू √1 मोल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 PV बाय ये M, मोलर वेट, ठीक है। अब 1 मोल के लिए एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, PV इक्वल टू RT, N अगर 1 हो गया तो फॉर 1 मोल हम लोग PV इक्वल टू RT लिख सकते हैं। यहाँ से URMS का रिलेशन क्या आ गया हमारा, URMS इज इक्वल टू √1 मोल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 RT बाय मोलर वेट ऑफ द गैस। समझ में आ गया बात। तो एक्चुअली में ये URMS का ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, √3 RT/M, हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अब इसको देखो, हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, अंडर URMS इज इक्वल टू √3 PV/M, ठीक है, URMS इज इक्वल टू √3 PV/M। इसको हम लोग इस तरह से रीराइट कर सकते हैं क्या, √3P, इसको M/V कर सकते हैं, बोलो। वॉल्यूम को हम लोग नीचे ले आए, M/V इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है। तो अब M/V ये क्या होता है, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, M हो गया मास ऑफ द गैस, V हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, D डेंसिटी। से, डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमको डायरेक्ट और क्या मिल गया, URMS इज इक्वल टू √3P/D, है ना, ये डेंसिटी के टर्म में हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर स्पीड को हम लोग रिलेट कर दिए प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से और उसके डेंसिटी से। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, √3 PV/M या फिर √3, जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेंगे। और एक टेम्परेचर के फॉर्म में √3 RT/M, ठीक है, ये 1 मोल के लिए है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो।
जिस फॉर्म में भी दिया रहेगा उस फॉर्म में हम लोग यूज कर लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी का तो इक्वेशन हम लोग बताए ही थे लास्ट क्लास में। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स पीवी। ठीक है। और यही अगर 1 मोल के लिए हम लोग लिखें, फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, तो 1 मोल ऑफ द गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया था? अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, 3/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पीवी की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? आरटी, क्योंकि 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा, तो 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी। तो यहाँ पे तुम लोग को बताए थे ना कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड नहीं करता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए थे लास्ट क्लास में। कोई दिक्कत इसमें? चलो इसको लिख लो तुम लोग पहले पूरा। लिख लिए? हेलो, यस सर, लिख लिए। सब लोग लिख चुके हो ना? चलो, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होते हैं? ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। अभी तक हम लोग एक मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो URMS, जिसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला वही देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं URMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, क्या है? इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो, जो उसका नाम है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन of the squares of the velocity possessed by all the molecules। ठीक है, जितने भी उस गैस में होंगे, जितने भी molecules present in the sample of gas। ठीक है, तो जितने भी molecules उस सैंपल में प्रेजेंट हैं गैस के, उन सभी का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद उसका मीन लिया जाता है। ठीक है, स्क्वायर्ड मीन जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग उसका रूट लेते हैं, तो उसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग कल देखे ही थे, ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आवाज आ रहा है ना सबको? हेलो, आवाज आ रहा है या नहीं? और है सर। आ रहा है, ठीक है। तो URMS हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको, अंडर रूट, क्या हो गया, सारे वेलोसिटी का स्क्वायर, U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर U3 स्क्वायर अप टू ये चला आएगा UN तक का, UN का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय
n, और इसका हम लोग बाद में क्या ले लिए, रूट ले लिए, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ऊपर हम लोग डेरिवेशन भी किए हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 टाइम्स पीवी बाय मोलर वेट। ठीक है, ये 1 मोल के लिए है, और 1 मोल के लिए ये फॉर 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल के लिए इसको एक और चीज लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 3 RT/m। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला हम लोग डेंसिटी के टर्म में देखे थे, अंडर रूट 3p/d। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। d जो है यहाँ डेंसिटी ऑफ द गैस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा सबसे पहला जो वेलोसिटी हो गया, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। लिख लिया इसको फॉर्मूला। 3 टाइप के वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको। अरे रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, लिख चुके हो अक्षत। हेलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यस सर। सेकंड जो वेलोसिटी है ये है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग यू एवरेज से डिनोट करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या हुआ, इट इज गिवन बाय, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज गिवन बाय द arithmetic mean of square, या फिर ऐसे अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, या हम लोग इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज possessed by the molecules of the gases at a particular temperature। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका क्या गैस का मॉलिक्यूल्स का स्पीड होगा, उन सब का हम लोग अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, तो उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। यू एवरेज हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही, u1 प्लस u2, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी u3 u4 अप टू ये चलेगा un तक, और डिवाइडेड बाय इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। तो ये जस्ट सिंपली हम लोग जैसे अरिथमेटिक मीन लेते हैं ना, एवरेज निकालते हैं, तो वैसे ही ये एवरेज वेलोसिटी हो गया यू एवरेज। इसको हम लोग यू एवरेज से डिनोट करते हैं, और यू एवरेज का फॉर्मूला जो होता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये याद रखना है सबको। यू एवरेज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 8 RT/πm। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 8 RT/πm। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला ही याद रखना है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एवरेज वेलोसिटी निकालने, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रहना चाहिए। आर हो गया गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर जो कि केल्विन में पुट करना है, पाई तो कांस्टेंट ही है, और एम जो है ये मोलर वेट ऑफ द गैस है। ठीक है, तो सेकंड वेलोसिटी हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसमें तीसरा जो वेलोसिटी होता है ये है मोस्ट प्रोबेबल, लिखते जाओ सब लोग साथ में ही, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको हम लोग नोटेशन है इसका यूएमपी से डिनोट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यूएमपी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये नाम से ही पता चल रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेस कर रहे होंगे किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होगा
उसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड बाय the it is defined by the velocity, या फिर it is defined as the velocity possessed by the maximum number of molecules of a gas at a given temperature। ठीक है, तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को पोजेस करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और यू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है यूएमपी, ये याद रखना, अंडर रूट ये होता है 2 RT/m। ठीक है, अंडर रूट 2 RT/m। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आरएमएस का देखे थे, आरएमएस का अंडर रूट 3 RT/m था, ये फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी अंडर रूट 8 RT/m और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये अंडर रूट 2 RT/m। ठीक है, सबका ये फॉर्मूला याद रखना। अब इनके बीच में अगर हम लोग रिलेशन निकाल लें, रेशियो जब निकालेंगे, ठीक है, यू आर एम एस वर्स रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, यू आर एम एस टू यू एवरेज इज टू यू मोस्ट प्रोबेबल, ये जब रेशियो निकालते हैं ना, यू आर एम एस क्या है देखो, अंडर रूट 3 RT/m। इसका रेशियो ले रहे हैं हम लोग किसके साथ, एवरेज के साथ, एवरेज है 8 RT/m और मोस्ट प्रोबेबल है ये क्या है, अंडर रूट 2 RT/m। ये रेशियो याद रखना है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों का जब रेशियो लोगे तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, RT/m तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे √3 ये क्या बच जाएगा हमारे पास इधर, अंडर रूट 8/π और यहाँ पे बच गया √2। इनको जब सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये रेशियो जो आएगा ये हमारा किस फॉर्म में आता है, 1.2248। ठीक है, ये हमारा हो गया आरएमएस का। इसके बाद एवरेज का हो जाएगा 1.128। ठीक है, 1.128 और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल का 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रेशियो अगर तुमसे कहीं पूछा जाए तो ये तुमको ऐसे याद रखना है, यू मोस्ट प्रोबेबल इज टू यू एवरेज इज टू यू आरएमएस। इसका रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1:1.128 इज टू 1.2248। ठीक है, ये रेशियो है। तो हम लोग इस टर्म में इसके रेशियो को याद रखते हैं, इन तीनों के रेशियो को। ऐसे तो यहाँ √3 अंडर रूट 8/π अंडर रूट 2 होगा। ठीक है, इसको जब हम लोग फर्दर एक वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे सबको, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, √2 है, तो √2 से अगर सबको डिवाइड कर दोगे ना तो उसके बाद ये रेशियो हमारे पास बचेगा। √2 से सब में डिवाइड कर दिए तो ये याद रखना, ऑर्डर भी ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसके इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं अभी। ये रिलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आता है। अब 2-3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस पे तो समझ आ जाएगा। लिख लियो इसको। यस यस सर। सर। ओके, चलो अब जैसे तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, यहाँ लिख लिया ना पूरा।
पूरा लिख चुके हो? यहाँ ध्यान देना, मास जो तुमको लेना है ना वो तुमको सारा एसआई यूनिट में लेना है। तो मास जो लेना है हमको यहाँ पे, मोलर मास जो लोगे ये केजी में लेना है हमको, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रहे हैं, कैलकुलेट करना है तुमको। कैलकुलेट यू आर एम एस, ठीक है, यू एवरेज और यू मोस्ट प्रोबेबल सॉरी एट 400 केल्विन फॉर हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन गैस के लिए। चलो फाइंड आउट करो। तो तीनों वेलोसिटी तुमको 400 केल्विन पे हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड आउट करो। और 1 मोल का? हाँ 1 मोल के लिए। ये सारे जितने भी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिफाइंड है ना वो 1 मोल के लिए ही डिफाइंड है। हो गया? हेलो? पहले मोस्ट प्रोबेबल ही निकाल लो, उसके बाद अगर रेशियो पता है हमको तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल कैलकुलेट कर लिए तुम लोग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ही लेते हैं हम लोग। क्योंकि अगर रेशियो पता है तो कोई एक निकाल लेंगे तो उसके बाद तो सारा निकालने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे उतने फैक्टर से। तो मोस्ट प्रोबेबल पहले निकालोगे। मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या है? √2 RT/m, यही है ना? बोलो। आर का वैल्यू कौन सा यूज करना है? 8.314 वाला, ठीक है। आर का हम लोग 8.314 वाला वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं।
ठीक है, तो 2 इंटू ये हो गया 8.314 और इंटू टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन पे निकालना है हमको। हाँ, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना लोगे यहाँ पे बताओ तो। हेलो, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना लोगे? बोलो, जो भी सॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना लेना है यहाँ पे? आवाज नहीं आ रहा है किसी को भी? हेलो आद्या, सर 2। सिर्फ 2 लिखेंगे? केजी में लेना है ना, यहाँ बता चुके हैं मोलर 2 वेट इंटू हमको। 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ तो पहले इसी को निकाल लो, ये सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है। कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो भी आएगा ये एसआई यूनिट में आएगा हमारा, तो मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट स्पीड का क्या है, मीटर पर सेकंड है, तो जो भी वैल्यू आएगा हमारा एसआई यूनिट में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग फिर एवरेज और आरएमएस इसके रेशियो से हम लोग निकाल लें। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आया? कैलकुलेट हुआ तुम लोगों का? ये देखो मेरे पास आंसर है 1823.6, यही आ रहा है क्या? 1823.6। हेलो हेलो, यस सर, यही आया। चलो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आ गया। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको फिर से फॉर्मूले में पुट करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे रेशियो हमको पता है ना तीनों का। मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और आरएमएस, इन तीनों का रेशियो पता है हमको। तो मोस्ट प्रोबेबल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यू एवरेज क्या हो जाएगा 1.128 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा यू मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको सिंपली हम लोग 1.128 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 1823.6 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर लो। ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा कुछ 2057.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। इसके बाद तीसरा निकालना है हमको यू आर एम एस। तो यू आर एम एस निकालने के लिए भी हमको फिर से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 1.2 कितना है 1.2248 टाइम्स, 2248 टाइम्स ऑफ यू मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट। 1823.6 यही मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
तो ये सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई करने पे देखो आ जाएगा 2233.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कर लेना। तो अगर तीनों वेलोसिटी तुमसे कैलकुलेट करने पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबल निकाल लो, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके रेशियो से एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम। क्वेश्चन है ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर the root mean square velocity of chlorine gas will be equal to that of sulfur dioxide SO2 gas at NTP। ठीक है, या एनटीपी नहीं भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा टेम्परेचर तुमको फाइंड आउट करना है, जिस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है क्लोरीन गैस का, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस के इक्वल हो जाए। ठीक है, चलो फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? लक्ष्य क्लास कर रहे हो तुम लोग? अंशुल? यस सर। अंशुल, यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो इसको। सर यूआरएमएस हमेशा कैलकुलेट करने के लिए आर का वैल्यू 8.314 वाला लेंगे। आर का 8.314 वाला ही लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ना, ये हमारा एनटीपी पे है। ठीक है, और पूछा गया है कि क्लोरीन गैस जो है वो कौन से टेम्परेचर पे होना चाहिए। समझ में आया? क्लोरीन गैस का टेम्परेचर हमको निकालना है कि क्लोरीन गैस कौन से टेम्परेचर पे है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो दिया हुआ है, ये हमारा एनटीपी पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर अच्छे से करोगे ना तो आर का वैल्यू ये सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, आर के टर्म में ही रहने दो, वो तो जब इक्वेट करोगे तो वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो पूरा पूरा आर का वैल्यू सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, इक्वेट करेंगे ना हम लोग दोनों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जब इक्वेट करोगे तो उसमें आर आर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, करो। ये पहला क्वेश्चन ये है, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है, बनाते जाओ तुम लोग ऑर्डर में। द रेशियो बिटवीन द आरएमएस वेलोसिटी of
hydrogen at 50 Kelvin and that of oxygen gas at 800 Kelvin is, ठीक है, इसका रेशियो क्या होगा? इसमें चार ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए है इसका 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये है द टेम्परेचर of an ideal gas is increased from 140 Kelvin to 560 Kelvin. If at 140 Kelvin the root mean square velocity of the gas molecule is V, ठीक है, कैपिटल V है, then at 560 Kelvin it becomes, ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए। ए 5V, ऑप्शन बी 2V, ऑप्शन सी V/2 एंड ऑप्शन डी V/4। ठीक है, करो ये तीनों क्वेश्चन। पहला वाला बन रहा है क्या? पहले का 287.25 केल्विन है। 287.25 केल्विन। चलो चेक कर लेते हैं। और किसी का आया है कुछ आंसर? फर्स्ट वाले का किसी का आंसर आया है? और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। चलो देखो, फर्स्ट वाला हम करते हैं। मतलब आरएमएस, हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ही इक्वल करना है ना। तो पहले हम लोग यू आरएमएस फॉर क्लोरीन निकालते हैं। तो क्लोरीन के लिए यू आरएमएस लिखोगे, ठीक है, √3RT/m। 3 आर का वैल्यू रहने दो, ठीक है, आर के टर्म में ही। टेम्परेचर इसका हमको फाइंड आउट करना है, क्या होगा टेम्परेचर, टी पुट कर दें। क्लोरीन गैस का मोलर मास कितना ले रहे हो तुम लोग? 71 ना? 71 इंटू 10⁻³ यही होगा। कोई दिक्कत किसी को? हेलो? नहीं सर। चलो दूसरा हम लोग फॉर SO2 गैस जो है ये हमारा एनटीपी पे है। तो एनटीपी पे है, तो एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है? एनटीपी पे टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग? हेलो, जो बनाए हो वही तो बता दो, एनटीपी पे टेम्परेचर क्या होता है? जितना एचटीपी लेते उतना ही ले लिए। कितना? 270 2 73 273 केल्विन। चलो ठीक है, 273 लेके बना लो। तो ये हो गया 3R इंटू 273। ठीक है, और SO2 गैस का मोलर मास कितना लोगे? मोलर मास कितना लोगे SO2 का? 64 इंटू 10⁻⁻3। तो अब ये पूछा गया कौन से टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वेट ही करोगे ना। URMS ऑफ क्लोरीन गैस इज इक्वल टू URMS ऑफ SO2 गैस। तो ये तो करना है हमको। तो यहाँ देख लो, R का वैल्यू पुट करने का जरूरत ही नहीं था। 3RT, ये 71 इंटू 10⁻⁻3। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा ना फिर। ये 3R इंटू 273
और बाय 64 इंटू 10⁻³ रूट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड, या स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, स्क्वायरिंग करने से ठीक है दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 3t बच गया, आर आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10⁻³ भी कैंसिल आउट हो 3 भी जाएगा, ना कट जाएगा। हाँ 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ t बच जाएगा, t/71 है ना। 10⁻³ भी कट जाएगा दोनों साइड, t/71, और इधर क्या हो गया 273/64। यहाँ से सिंपली t नहीं निकाल सकते हो तुम लोग, सर मेरा 302.8 केल्विन आया है। तो 273 इंटू 71/64 इसी को तो सॉल्व करना है। तो ये 302.9 है ना, यही आ रहा है। यस सर 302.8 ही आ रहा था। हाँ ठीक है, तो 302.9 केल्विन। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में अगर पूछा जाता तो डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 302.9 माइनस 273, कितना डिग्री सेल्सियस हो गया नियरली, बोलो 29 डिग्री सेल्सियस 29.9 मतलब 30। हेलो, आवाज आ रहा है। यस सर। हाँ यहाँ पे क्या 29.9 है ना, तो नियरली हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है राउंड फिगर में, राउंड ऑफ करके। समझ रहे हो बात, कोई डाउट है किसी को फर्स्ट वाले में, यस और नो। सर एनटीपी और एसटीपी पे टेम्परेचर सेम ही दिया आता है। एक्चुअली एनटीपी पे हम लोग कभी कभी देखोगे रूम टेम्परेचर जनरली लेते हैं, ठीक है, तो एनटीपी पे वहां पे थोड़ा बहुत अंतर होता है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोग बोलते हैं, तो एनटीपी पे टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, तो यहाँ पे चलो यहाँ एसटीपी ही कर लो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जब मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे ना हम लोग, सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर एक्चुअली हम लोग कितना एज्यूम करते हैं 25 डिग्री के आसपास ना, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो एनटीपी अगर कहीं पे या फिर वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है रूम टेम्परेचर करके लिखा हुआ रहेगा, तो फिर हम लोग 25 लेते हैं जनरली। अगर स्पेसिफिकली एनटीपी दिया हुआ है तो फिर तुम लोग ले लेना, चलो रूम टेम्परेचर ही ले लेना, ठीक है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे एसटीपी कर लो तुम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एनटीपी में थोड़ा सा अंतर होता है टेम्परेचर में, बाकी प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर 1 atm ही रहेगा तुम्हारा, टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग 298 केल्विन ले लेते हैं। जैसे तुम लोग एक स्टेटमेंट पढ़े होगे वहां पे, 1 मोल ऑफ द वॉल्यूम, 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, 22.4 लीटर, उतना ही लेते हैं ना हम लोग, बोलो हेलो, हेलो। यस सर। मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का हम लोग एसटीपी पे कितना लेते हैं, 22.4 लीटर लेते हैं, लेकिन एनटीपी पे भी जब पूछा जाता है तो एनटीपी पे भी हम लोग कितना कंसिडर कर लेते हैं, एनटीपी पे भी पूछा जाता है तो कितना 22.4 लीटर ही लेते हैं ना, बोलो। यस सर। तो एक्चुअली वहां पे सेम थोड़ी होना चाहिए, एनटीपी पे टेम्परेचर क्या होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना 298, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। जनरली हम लोग अगर दिया रहेगा तो हम लोग रूम टेम्परेचर ही यूज करते हैं एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर बोला जाएगा तो वो 298 केल्विन लेंगे हम लोग, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे एसटीपी कर लेना तुम लोग, 2 का सी है क्या? सर 1 है 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आया। ऑप्शन सी 1। ऑप्शन सी 1, चलो ठीक है, सबका बन गया 2। यहाँ भी तुमको रेशियो लेना है तो वैल्यू पुट करने में मत रह जाना, आर का वैल्यू पुट मत करने लगना, ठीक है, रेशियो लेना है तो सिंपली हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं।
ये दिखाइए ना। कैंसिल आउट ही हो जाए। थ्री भी कर लो तुम लोग। सर बी है क्या? वी, टू वी। यस Yes, सर। sir. V. चलो ठीक है। सर यहाँ पे, हाँ बोलो। सर, एक सवाल पूछना था सर। कैलकुलेशन करते समय जब बहुत सारे डेसिमल फिगर्स आने लगते हैं तब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके उसको थोड़ा छोटा किया जा सकता है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कर सकते हैं ना हम लोग। राउंड ऑफ करने का रूल नहीं पता है। सर वो तो पता वो है तो लेकिन तुमसे पूछा जाएगा कि कितने, अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में दिया हुआ है कि तुमको दो सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है या तीन सिग्निफिकेंट फिगर में, तब हम लोग उसको राउंड ऑफ कर लेंगे, या फिर ऑप्शंस में चेक कर लेंगे कि नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है। ऐसा तो जनरली तुम कंपटीशन में सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस दिया रहेगा ना। यस सर। जैसे मान लो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, वहाँ ऑप्शंस नहीं रहते हैं, तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा है ना उसको नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ कर लोगे। ठीक है। अगर डेसिमल में आ रहा है तुम्हारा कुछ भी, तो वहां तो डेसिमल तो तुमको सर्कल नहीं करना रहता है, वहां तो इंटीजर में करना होगा, तो नियरेस्ट इंटीजर में उसको राउंड ऑफ कर लेंगे हम लोग। ठीक है। ऐसे अगर मान लो कहीं पे स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं अगर, तो बहुत ज्यादा डेसिमल आ रहा है, तो वहां पे अगर ये मेंशन किया हुआ है कि दो या तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर लेना, है ना। यस सर, समझ गए। बन गया। सेकंड और थर्ड में किसी को डाउट है क्या? देखो तो, यहाँ रेशियो लेके हम लोग कर लेंगे। जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व मत करने लगना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं, जैसे रेशियो लेके हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का जो आरएमएस वेलोसिटी 50 केल्विन पे दिया गया है, तो यू आरएमएस हाइड्रोजन का हम लोग कर रहे हैं पहले। 50 केल्विन पे क्या हो जाएगा, √3 RT। टेम्परेचर हो गया 50, और हाइड्रोजन गैस का मोलर वेट कितना होता है, 2। ठीक है, 2 × 10⁻³ चलो ये ले लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए अगर करोगे तो ऑक्सीजन के लिए यू आर एम एस क्या हो गया, √3R तो सेम रहेगा। टेम्परेचर कितना है ऑक्सीजन का, 800 केल्विन, और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मोलर मास 32, यही है ना। 32 × 10⁻³ ले लेंगे। अब यहाँ पे रेशियो ले लो तुम इन दोनों का। नहीं आ जाएगा रेशियो? आ जाएगा। तो रेशियो ले लोगे तो रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले का ये हो गया 3R × 50/2 × 10⁻³। अब देखो ये क्या हो गया, 32 × 10⁻³ ऊपर चला गया, और यहाँ 3R × 800 डिवाइड है ना, रेशियो लेंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1200 by 1200. 1200/1200।
ठीक है, तो 1:1 का रेशियो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया, 1:1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी, 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 का 2B आ रहा है क्या? यस सर। आ गया सबका? अंशुल, अंशुल क्लास कर रहा है ये? अंशुल, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। शुभम बन गया? शुभम बन गया तुम्हारा थर्ड वाला? हाँ सर बन गया था। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रिलेटेड आए भी हैं जेई मेंस में या जेई एडवांस में भी पूछे जाते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ हैं। तुम लोग बना रहे हो क्वेश्चंस बुकलेट से? यस सर। यस सर। कितना तक बनाए हो, कौन से टॉपिक तक? पूरा बना लिए? सर पार्शियल प्रेशर खत्म हो गया है उसके बाद और केटीजी का सर आधा किए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये देखो, ये जेई मेंस में पूछा गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन है कि एज द टेम्परेचर is raised from as the temperature is raised from 20 degree Celsius to 40 degree Celsius। ठीक है, यहाँ पूछा गया द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंज बाय फैक्टर, ये बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए। 2, ऑप्शन नंबर 2 है √313/293। ऑप्शन 3 है 313/293 एंड ऑप्शन 4 है 1/2। सर 313/293। 313/2 ने, इसमें तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है यार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस का लोगे तो वो सिंपली डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, बताओ तो? टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन स्केल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इनिशियली अगर टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको बढ़ा के 40 कर दिए, तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या हुआ, कितना केल्विन हो गया ये, 293 केल्विन। और 40 डिग्री सेल्सियस कर दिए तो ये कितना केल्विन हो गया, 313 केल्विन। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। समझ रहे हो ना बात? हेलो, या लिख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी जो है 1 मोल ही अज्यूम कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स RT। यही होगा फॉर्मूला 1 मोल के लिए। यस और नो? अरे बोल दो भाई। हेलो, यस सर। यस सर। ये 3/2 R और यहाँ टेम्परेचर इनिशियल ले लो, चलो 293 है। ठीक है, अब सेकंड KE2 क्या हो जाएगा, 3/2 ये R और ये 313 केल्विन होगा। तो यहाँ एक्चुअली पूछा ही गया ना कितने से चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, कितना चेंज हुआ है, कितना फैक्टर से चेंज हुआ है। तो KE2 माइनस KE1 कितने फैक्टर से ये चेंज हो रहा है?
अच्छा फैक्टर पूछा गया तो रेशियो लेना है तुमको, माइनस नहीं करना है, रेशियो लेना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ke2/ke1 का, ये हो गया ना। सिंपली उसका जो टेम्परेचर का रेशियो है 313/293, ये तो सॉल्व भी नहीं करना था, है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया, जेई एडवांस में इनफैक्ट। द आरएमएस यूआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज √7 times द यूआरएमएस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पूछा गया इफ T is the temperature of the gas, T is the temperature of the gas, तो यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में तुमको बताना है। पहला ऑप्शन ए है कि टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन is greater than temperature of nitrogen. C, temperature of hydrogen is less than temperature of nitrogen. या फिर ऑप्शन डी है temperature of hydrogen is √7 times of temperature of nitrogen. चलो इन चारों ऑप्शंस में तुमको बताना है क्या करेक्ट है। सी। सी मतलब नाइट्रोजन का टेम्परेचर ग्रेटर है हाइड्रोजन के टेम्परेचर से, यही ना। यस सर। और किसी का आया कुछ? हेलो, बताओ इसमें इतना क्या सोच रहे हो? यूआरएमएस हाइड्रोजन का दिया हुआ है √7 टाइम्स द यूआरएमएस ऑफ नाइट्रोजन, तो हम लोग सर बोल सकते हैं ना। हाइड्रोजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। चलो देख लेते हैं, यूआरएमएस ऑफ हाइड्रोजन जो है, यूआरएमएस हाइड्रोजन का क्या लिखोगे? हाइड्रोजन हम लोग लिख रहे हैं, तो हाइड्रोजन के केस में यूआरएमएस क्या आएगा बोलो तो। फॉर्मूला क्या है यूआरएमएस का? हाइड्रोजन के केस में लिख रहे हैं √3RT, ये टेम्परेचर हाइड्रोजन वाला है, बाई क्या हो जाएगा नीचे, मोलर मास इसका 10⁻⁻3। 2 × 10⁻⁻3, ठीक है, तो 2 ही रहने देते हैं, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम चीज है। अब ये बोला जा रहा है कि आरएमएस हाइड्रोजन का जो है ये √7 टाइम्स है किसका, आरएमएस ऑफ नाइट्रोजन, तो डेट इज इक्वल टू ये हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, ये हाइड्रोजन का यूआरएमएस √7 टाइम्स ऑफ यूआरएमएस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यूआरएमएस ऑफ नाइट्रोजन देखो क्या है, √7 इंटू नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा बताओ, √3R, और ये टेम्परेचर है नाइट्रोजन वाला, ठीक है, TN2 लिख लेना। और नीचे यहाँ पे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर मास बता दो, 28 ना, ठीक है, तब देख लो ये टेम्परेचर हाइड्रोजन वाला, कंपेयर नहीं कर लोगे?
√3r ये टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है बाय 2। तो ये देखो √3r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। और यहाँ पे क्या आ गया, √7 का स्क्वायर करोगे ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, इधर 3r कैंसिल आउट हो गया, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, और नीचे 28। देख लो, कंपेयर करो कौन सा टेम्परेचर ग्रेटर है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू ये टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। by 2। तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली ये 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इन तीनों में से कौन, चारों में से कौन सा ऑप्शन करें, सी। सर सी। सी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है? देखो 10⁻³ से हम यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इक्वेट करोगे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना दोनों साइड। हेलो, बोलो। जब एग्जैक्ट वैल्यू तुमको निकालना हो ना तब 10⁻³ से वहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो जाएगा तो कोई फर्क ऐसे तो पड़ेगा नहीं। सर कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बोलो। अगर इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का जो यूआरएम है तो ज़्यादा है नाइट्रोजन से, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ना हाइड्रोजन का। ऐसे नहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्चुअली जो URMS है ना वो 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब वो तुमको उसका मोलर मास भी देखना होगा ना, टेम्परेचर और मोलर मास दोनों पे डिपेंड कर रहा है, उन दोनों के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो? यस सर। सिंपली हम लोग टेम्परेचर से रिलेट करके नहीं बोल सकते हैं, मोलर मास भी तो एक फैक्टर है ना। यस सर। तो इसलिए वहां पे दोनों का रेशियो हमको लेना होगा। जिस केस में टेम्परेचर बाय मोलर मास का रेशियो जिसका ग्रेटर होगा उसका URMS ग्रेटर होगा। काइनेटिक एनर्जी में क्या था कि वहां पे सिर्फ टेम्परेचर से रिलेट करते थे हम लोग, तो वो तो अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा जाता तो हम लोग बोल देते जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे URMS में वेलोसिटी में जब बात करेंगे हम लोग तो 2 फैक्टर आ जाता है, एक टेम्परेचर भी आता है, दूसरा मोलर मास भी आता है। ठीक है, ठीक है तो सर। किसी एक चीज के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं फिर। कोई दिक्कत इसमें और किसी को? बोल दो, कोई डाउट है? तो अब तुम लोग इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ तक कहाँ तक बनाए हो तुम लोग, डाल्टन्स लॉ तक बना चुके हो? कहाँ तक बनाए हो क्वेश्चंस? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये मॉलिक्यूलर स्पीड वाले भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब ये आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रियल गैस ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रियल गैस वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग को रियल गैस वाला टॉपिक स्टार्ट करना है। इससे पहले जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूलर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड होंगे, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, या ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड होंगे, वो सारे क्वेश्चंस अब कर लो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग रियल गैसेस वाला टॉपिक स्टार्ट सर करेंगे। रियल के गैसीय स्टेट का लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, रियल गैस तो लास्ट, मतलब दोनों गैस पढ़ रहे हैं ना, रियल गैस में हम लोग देखेंगे उसका पहले इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, क्या क्या करेक्शन करना पड़ता है उसमें, बस वही हो गया। उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। रियल गैस वाला टॉपिक जो है वो थियोरेटिकल ही है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल हम लोग का यहीं तक था, ठीक है। उसमें थोड़ा बहुत एक बेसिक न्यूमेरिकल होता है, कुछ कुछ कैलकुलेट करने का, तो ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल नहीं है उधर। जो भी मेन न्यूमेरिकल था हम लोग का यहाँ तक था, ठीक है, इस चैप्टर का।
उसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल और भी है, कुछ सरफेस टेंशन के बारे में है, विस्कोसिटी के बारे में है, ठीक है। तो वो सारा तो वो थ्योरेटिकल पार्ट ही है। लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट क्या? लिक्विड स्टेट वो तो 12th का चैप्टर है। लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में वो डिटेल में करेंगे, 12th में है वो चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी का लास्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है लिक्विड स्टेट के बारे में? देखे थे सर। लिक्विड स्टेट वही उससे रिलेटेड, मतलब एक दो प्रॉपर्टी दिया हुआ है, वो डिटेल में नहीं है। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, वो लिक्विड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है ना। उसी दो प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। बाकी मेन जो लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो हमारा न्यूमेरिकल वाला जो चैप्टर होगा वो 12th में है हमारा, ठीक है। और सॉलिड स्टेट वो भी 12th में है। तो एक्चुअली 11th में हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। बाकी जो दो स्टेट जो बच गया, सॉलिड और लिक्विड, वो हम लोग 12th का टॉपिक है वो, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा रियल गैस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो थैंक एंड यू कर सर। रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।